एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। यहाँ पर हम अपनी साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ पे बात कर रहे थे और यह आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है हीट एंड टेम्परेचर। सो हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सभी टॉपिक मैंने कवर किए हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। तो आप परचम पर यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा, वहाँ पर साइंस की पूरी एमसीक्यू सीरीज़ आपको मिल जाएगी। वहाँ टॉपिक के हिसाब से मैंने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आज हम बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से जो आते हैं क्वेश्चन वो नॉर्मल प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं, या तो मेथड ऑफ जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट पूछा जाता है, या थर्मोमीटर के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपको कन्वर्जन के बारे में पूछा जाएगा। तो हम एक एक करके इन सारे विषयों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो परचम की वेबसाइट से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी कॉपी पेन लेकर बैठिए और खुद से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, कि खुद के बने हुए नोट्स हमको लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा थ्योरी में कवर मैंने हमारे कोर्स में किया है। अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो परचम के एप्लीकेशन से आप कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे टॉपिक को इन डिटेल में समझाया है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, साइंस, एवरीथिंग। वहाँ पे सभी कुछ चीज़ें डिटेल में कवर हैं। ठीक है, और ये पूरा सीज़न, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो भी बुक हो वहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, जो आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। तो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करने के पहले अपन लोग जनरली बात करते हैं, हमारे घरों में थर्मोमीटर होते हैं, या फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें फीवर होता है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी चेक करते हैं। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर हम सेल्सियस में बात करें। अगर फ़ारेनहाइट में बात करोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होगा। तो जनरली हम बोलते हैं ना 100 बुखार है, 102 बुखार है, इसका ये मतलब है कि हम फ़ारेनहाइट में बातें कर रहे हैं। तो हमारे पास कई सारे पैमाने होते हैं, या कई सारे हमारे पास ऐसा मेज़रमेंट करने के लिए यूनिट होती हैं जिनके ज़रिए आप तापमान को बताते हो, टेम्परेचर को बताते हो। वो 4 प्रकार की यूनिट कौन कौन सी है? डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर होती है। तो यहाँ पर अगर एसआई यूनिट पूछी जाती है तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना। हीट मतलब किसी भी पदार्थ में कितना उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी ऊष्मा कितनी है, उसमें एनर्जी कितनी है, वो उसकी हीट कहलाती है। और हीट की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो हीट की एसआई यूनिट क्या है? जूल है। जबकि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो हमारे पास 4 यूनिट हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। और इन सभी में आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। तो सेंट्रीग्रेड स्केल नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिस पे बर्फ़ जमती है, और 100 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट होता है जिसमें पानी उबलना शुरू होता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वहीं अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट जो स्केल है, देखो यहाँ पे अंतर कितने का होता है? 100। मतलब पूरा जो आपका थर्मोमीटर है वो एक एक डिग्री के पार्ट्स में डिवाइड होगा। टोटल कितने पार्ट्स होंगे? 100 पार्ट्स होंगे सेंट्रीग्रेड स्केल में। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो 32 से लेकर 212 तक होता है। मतलब हर एक डिग्री जो है यहाँ पे, मतलब कितने पार्ट्स होगा? 180 पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं फ़ारेनहाइट में, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है जिस पे पानी उबलना शुरू होता है। इसका ये मतलब हुआ कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों ही आपके ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर होते हैं। बात समझ में आई? अब एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? केल्विन होती है। केल्विन में आप देखेंगे इसमें भी 100 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 273 केल्विन आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 373 केल्विन आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, इतनी चीज़ें। अगली बात कर लेते हैं र्यूमर स्केल जो होता है। 0 डिग्री र्यूमर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है और 80 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सभी पैरामीटर्स में, सभी पैमाने पे आप लोगों को जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हो गया। वैसे ही यहाँ पे एक और चीज़ याद रख सकते हैं, 310 केल्विन।
310 केल्विन जो है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। इसका ये मतलब हुआ 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 310 केल्विन। ये तीनों के तीनों ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होते हैं और केल्विन जो है वो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, वहीं जूल जो है वो एसआई यूनिट होता है आपका हीट का। तो आइए अब हम क्वेश्चन पे देखेंगे और उसके बाद हम कन्वर्जन भी सीखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट मतलब ऊष्मा का ट्रांसफ़र हम देखते हैं। कभी आप लोगों ने घर में खाना पकाया होगा, तो अगर आपने कढ़ाई में चम्मच को छोड़ दिया है तो धीरे धीरे वो पूरी चम्मच जो है वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे सूरज कितनी दूर है हमसे और सन की रोशनी जो है वो अर्थ पे पहुंचती है और जो गर्मी देती है। हमारे आसपास ठंड के दिनों में अगर आग जल रही होती है तो उससे भी हीट हम तक पहुंचती है और हमको गर्मी देती है। तो हीट का ट्रांसफ़र होता है और हीट का ट्रांसफ़र 3 मेथड से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण अगर हम हिंदी में बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि फास्टेस्ट मोड कौन सा है, तो फास्टेस्ट मोड कौन सा होता है? रेडिएशन होता है। क्या होता है? रेडिएशन होता है, विकिरण होता है। इसी रेडिएशन के माध्यम से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुँचती है। तो सबसे फास्ट मोड कौन सा है हीट ट्रांसफ़र का? वो रेडिएशन कहलाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3 होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं। कंडक्शन की अगर बात करते हैं तो जो सॉलिड मटेरियल है, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, सॉलिड मटेरियल होते हैं, उनमें हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन से होता है। तो चालन की प्रक्रिया में हीट ट्रांसफ़र सॉलिड में होता है। अगर हम कन्वेक्शन की बात करते हैं तो जितने भी लिक्विड होते हैं और गैसेज होती हैं, तो गैस और लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन से होता है, मतलब संवहन विधि से होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हमारा एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है, तो आप कहेंगे कन्वेक्शन से होता है। पानी कैसे गर्म होता है, तो आप कहेंगे कन्वेक्शन से होता है। तो लिक्विड और गैस में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन से होगा। और रेडिएशन हीट का सबसे फास्टेस्ट मोड होता है ट्रांसफ़र होने का। साथ ही साथ रेडिएशन से एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, तब भी हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरज कितनी दूर है और स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है तो भी सूरज की रोशनी जो है वो अर्थ पे पहुंचती है, क्योंकि रेडिएशन के ज़रिए हो रहा है। और रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात समझ में आई? तो कंडक्शन, इट इज़ अ मेथड इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। इस तरीके से मॉलिक्यूल अपने प्लेस को नहीं चेंज करते हैं, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। तो सॉलिड में कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है। वहीं कन्वेक्शन में क्या होता है, जो फ्लूइड होते हैं, एयर होती है, लिक्विड होती है, उसमें हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कन्वेक्शन से होता है। इसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह से ट्रांसफ़र होते हैं। ठोस में मॉलिक्यूल अपनी जगह से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल अपनी जगह से ट्रांसफ़र होते हैं। बॉइलिंग वाटर, हॉट एयर बलून, ये सभी कन्वेक्शन मेथड पर बेस्ड हैं। रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र जो है वो, उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ अ मेथड इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? तो ये रेडिएशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू मेटल रॉड आर। अब कोई मेटल रॉड है, उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको पता है सॉलिड है मेटल रॉड, तो कंडक्शन की मदद से हीट का ट्रांसफ़र होगा। अब कौन सी फैक्टर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हीट ट्रांसफ़र के? टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऑल द अबव। तो क्या सही होगा? तो एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो सही आंसर पहली चीज़ तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने गैस को जलाया, और उसके ऊपर आपने एक स्पून को रखा या मेटल की रॉड को रखा, ठीक है। जितनी देर ये कांटेक्ट में रहेगा उतनी तेज़ी से और उतना ज़्यादा ये गर्म होगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे जो है वो हीट ट्रांसफ़र डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगी। इसके अलावा टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हीट ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है। मान लेते हैं मेरे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी का टेम्परेचर आपने ले लिया कि 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों बॉडी को अगर आप कांटेक्ट में लाओगे तो हीट का ट्रांसफ़र होगा। और हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के बीच में जो है वो हीट का ट्रांसफ़र होगा। मतलब 50 डिग्री से 80 डिग्री की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो टेम्परेचर वेरिएंट होगा या टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि आपके पास
गर्म पानी है, उबलता हुआ गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है। दोनों को आप फ्रिज में रख दो बर्फ़ जमाने के लिए, तो जो गर्म पानी होगा ना उसकी बर्फ़ जल्दी जमेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट का ट्रांसफ़र भी उतनी तेज़ी से होता है। बात समझ में आई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर। जो आइडियल कंडक्टर एक्चुअली तो होता नहीं है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस भले ही बहुत कम हो लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। अगर आप कॉपर वायर की बात करते हो तो उससे भी आप जब करंट को पास करते हो तो एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस के कारण एक टेम्परेचर तो जनरेट होता है, वो वायर गर्म होता है। जैसे पंखे हैं, पंखे चल रहे हैं तो गर्म होते हैं। तो आइडियल कंडक्टर कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कंडीशन हम ले रहे हैं कि हमारे पास आइडियल कंडक्टर है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आइडियल कंडक्टर मतलब इसमें कंडक्टिविटी एकदम इनफाइनाइट होगी, रेजिस्टेंस एकदम ज़ीरो होगा, और जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो वो कंडक्टर गर्म ही नहीं होगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? ज़ीरो। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाई डज द बॉटम ऑफ लेक नॉट फ्रीज इन सीवियर विंटर इवन व्हेन द सरफेस इज ऑल फ्रोजन। आपने देखा होगा जो ठंडी जगहें होती हैं, ठंडे प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर पानी जम जाता है। तो पानी का ऊपर जो सरफेस है वो तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन उसके नीचे का जो सरफेस है वो अभी भी पानी के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। इसलिए तो इतनी ठंडी जगहों पे भी बर्फ़ जमने के बाद भी जो भी जीव जंतु पानी में रहते हैं, फिश वगैरह पानी में रहती हैं, वो सर्वाइव करती हैं, वो ज़िंदा रहती हैं। तो क्या रीज़न है कि बॉटम ऑफ लेक नॉट फ्रीज इन द सीवियर विंटर, लेकिन जो अपर सरफेस है, जो सरफेस है वो फ्रीज हो जाता है। तो देख लेते हैं। देखो हुआ क्या, ये हमारे पास एक वाटर बॉडी थी, एक हमारे पास वाटर बॉडी थी, और उसमें क्या हुआ, ऊपर की सरफेस जो है वो बर्फ़ से जम गई। ऊपर की सरफेस जो है वो बर्फ़ से जम गई, लेकिन नीचे पानी है। रीज़न क्या है कि जो आइस होती है ना वो पुअर कंडक्टर होती है हीट का। मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की जो टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आएगा, जिसके कारण अंदर का हीट अपने आप में मेंटेन रहेगी, और यही रीज़न है कि पानी जमेगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज़ वेरी वेरी लो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। अब समझिए इस चीज़ को। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी हमारे पास मटेरियल होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं ना, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये बातें आपको पता होंगी। अच्छा, जो सॉलिड होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे कि जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वॉल्यूम कम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। कोई भी पदार्थ जितना जगह घेरता है वो उसका आयतन है, वो उसका वॉल्यूम है, राइट? तो जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, लेकिन वॉल्यूम कम होता है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो थोड़े से दूर होते हैं। मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि जिस पतीले में, जिस बर्तन में आप पानी को डालोगे, मिल्क को डालोगे, वो उस शेप का आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं गैसेस के बारे में, तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं। तो गैसेस पूरे में फैली हुई हैं, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब डेंसिटी बहुत कम होती है। तो पार्टिकल पास में तो डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम कम। पार्टिकल दूर दूर मतलब डेंसिटी कम, वॉल्यूम ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप किसी भी सॉलिड को, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, किसी भी सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते होगे तो होगा क्या? होगा ये कि इसकी डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन वाटर की कंडीशन थोड़ी सी अलग है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास वाटर है और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेज में होता है, हम सभी को पता है। इस वाटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं आइज़ में। आइज़ मतलब हम इसे सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और हम सभी लोग जानते हैं जो लिक्विड होती है उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है। जब आप धीरे धीरे इस पानी का टेम्परेचर कम करोगे, मान लेते हैं पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे था, आप इसको 40 पर लाए, 30 पे लाए, 20 पे लाए, 10 पे लाए, और आपको 0 डिग्री तक लेके जाना है और पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा, फिर डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा। ओके। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन पानी की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी अलग होती है। पूरी प्रोसेस कब तक चलेगी? 4 डिग्री सेल्सियस तक।
जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। कैसी उल्टी हो जाएगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होनी चली जाएगी और वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बर्फ़ का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। बर्फ़ का आयतन क्या होता है? ज़्यादा होता है, लेकिन उसका घनत्व कम होता है। यही तो रीज़न है कि जब पानी में आप बर्फ़ को डालते हो तो बर्फ़ फ्लोट होती है। पानी में जब आप बर्फ़ को डालते हो तो बर्फ़ फ्लोट होती है। रीज़न ये है कि इसकी डेंसिटी कम है, इसका घनत्व कम है, इसलिए बर्फ़ फ्लोट होती है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है वाटर की जो आपको ध्यान पे रखना है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वॉल्यूम जो है वो सबसे कम और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अ कुकिंग पॉट इज़ कोटेड ब्लैक बिकॉज। कोई भी कुकिंग पॉट है उसको ब्लैक कलर से जो है वो पेंट कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा? तो ब्लैक कलर और वाइट कलर, तो वाइट कलर जो है वो सारी की सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि ब्लैक कलर जो है वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जितना डार्क कलर है वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यही तो रीज़न है कि ठंड के दिनों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, जिससे एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सके और आपको ठंड से बचा सकें। और वहीं गर्मी के दिनों में हम लाइट कलर के कपड़ों को पहनते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं, वाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि ब्लैक सब्सटेंस एब्जॉर्ब मोर हीट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट इज। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, पानी का कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और इस पानी के कंटेनर को हमें 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। तो किसी भी मटेरियल का अगर 1 ग्राम सब्सटेंट का 1 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही आपकी स्पेसिफिक हीट होती है। तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी आपको लगेगी वो आपकी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट भी यहाँ पे लिखी हुई है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ विल अ मेटल कंटेनर फुल ऑफ हॉट वाटर इन वैक्यूम लॉस हीट। एक कोई मेटल कंटेनर है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, लेकिन ये वैक्यूम में रखा है और वैक्यूम में रखे होने के बाद ये अपनी हीट को कैसे लॉस करेगा? तो आपको पता है रेडिएशन के ज़रिए, क्योंकि रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एज अ सॉलिड अंडरगोज अ फेस चेंज टू लिक्विड स्टेट। अब एक सॉलिड है जो कि फेस चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वॉल्यूम कम होता है। वहीं लिक्विड की डेंसिटी कम होती है जबकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में मतलब फेस चेंज करेगा तो क्या होगा? तो पहली चीज़ तो जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड को आपको हीट देनी पड़ेगी। जब आइस को आप हीट दोगे, बर्फ़ को जब आप हीट दोगे तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो कोई पदार्थ सॉलिड में है, जब वो हीट को एब्जॉर्व करेगा तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो एब्जॉर्ब हीट करेगा वाइल रिमेनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फेस चेंज होने की। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, इस तरीके से मटेरियल अपने फेस को चेंज करते हैं। तो अगर आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो आप क्या कहोगे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। बर्फ़ जो है वो पिघल गई है और पानी में कन्वर्ट हो गई है। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। वहीं अपोजिट कोई लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उससे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास पानी था, पानी को हमने बहुत गर्म किया तो पानी इवोपरेट हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको इवोपरेशन कहते हैं और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको कंडेंसेशन मतलब संघनन कहते हैं। क्लियर? ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, कपूर होता है, वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम?
सब्लिमेशन कहते हैं। वहीं बहुत सी ऐसी गैसेज होती हैं जो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्राई आइस बना लेती हैं वो, तो वो क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। तो आपको ये 6 टर्म याद रखने, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है। नेक्स्ट है अ कप ऑफ हॉट टी ऑन अ मेटल टेबल इन अ रूम लॉसेस हीट बाय। तो एक कप रखा है जिसमें हॉट टी है, मेटल का है, और वो हीट को लॉस कर रहा है। तो हीट को कैसे लॉस कर रहा है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अब वैक्यूम की तो बात की नहीं है, खुले एटमॉस्फेयर में है, तो रेडिएशन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है और कंडक्शन भी हो रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वैक्यूम लिखा होता तब आपको रेडिएशन पे बात करनी थी। लिखा है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पे। -40 पे जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अब आपको निकालना कैसे है, तो निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे और इससे आपको कन्वर्जन कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू R अपॉन 4 इज इक्वल टू K माइनस 23 अपॉन 5। तो एक तरीका तो ये है, आप इसे याद रखें। ठीक है, यह दूसरा तरीका है कुछ इस तरीके से, जैसे कि डिग्री सेल्सियस स्केल है आपके पास और आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है। डिग्री सेल्सियस स्केल 0 से शुरू होता है, वहीं फ़ारेनहाइट स्केल आपका 32 मतलब 32 से शुरू होता है। डिग्री सेल्सियस स्केल में 100 पार्ट्स है मैंने बताया, तो फ़ारेनहाइट स्केल में 180 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे ना, तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। तो आप इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर हो गई चीज़ें। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वॉट वुड हैपन टू होल इन अ मेटल शीट व्हेन द शीट इज हीटेड। अब एक मेटल शीट है और उसमें एक होल है, आप मेटल शीट को गर्म कर रहे हो तो होल भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जब आप मेटल को गर्म करोगे तो उसमें एक्सपांशन होगा, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, तो मेटल शीट का साइज भी इंक्रीज होगा, वैसे ही होल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इट इंक्रीजेज इन साइज। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को कोई बॉटल है, कांच की बॉटल है और उसमें ढक्कन लगा हुआ है और वो ओपन नहीं हो रहा है ना, कॉर्क लगी रहती, कॉर्क अंदर की तरफ लगी हुई है और कॉर्क निकल नहीं रही है, तो आप धीरे धीरे उसको गर्म करोगे तो उसका एक्सपांशन होगा और कॉर्क को आप निकाल लोगे, क्योंकि होल भी बड़ा हो गया है ना। तो इट इंक्रीज इन साइज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड। कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि कपूर, इसे क्या कहोगे, सब्लिमेशन कहोगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, Which among the following thermometer is preferred for measuring temperature around 1250 डिग्री सेल्सियस। इनमें से किस थर्मोमीटर का यूज़ आप 1250 डिग्री सेल्सियस को मेज़र करने में करोगे। अब कई सारे थर्मोमीटर होते हैं हमारे पास, और यहाँ पर जब ज़्यादा टेम्परेचर हमको मेज़र करना होता है तो हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पायरोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल पायरोमीटर का आप यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी। देखिए, अगर हम थर्मोमीटर की रेंज देखते हैं तो सबसे पहले होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हमारे घर में, हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा, जिसमें मर्करी मतलब पारे का उपयोग किया जाता है, और ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेज़र करता है ना, और 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप देखेंगे -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेज़र करेगा, और इसमें अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। लाल कलर की क्या होती है, अल्कोहल का यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर में करते हैं। अगली बात करते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है जनरली हम ये बहुत स्लो होता है और लेकिन एक्यूरेट रीडिंग देता है। हाई टेम्परेचर जो होते हैं ना, 500 केल्विन से 2300 केल्विन तक का टेम्परेचर अगर आपको मेज़र करना है तो आप प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज़ करोगे। इस प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में एक प्लेटिनम वायर जो है वो अटैच होता है, और वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के हिसाब से जो है वो टेम्परेचर को मेज़र करके देता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर जो थर्मोमीटर होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें रेडिएशन हो रहा है, अब सूरज की रोशनी अगर आपको आ रही है और सूरज का टेम्परेचर आपको मेज़र करना है, तो वो रेडिएशन के ज़रिए आप पायरोमीटर और बोलोमीटर का यूज़ करोगे और टेम्परेचर को मेज़र करोगे। तो जितने भी डिवाइसेस जो हीट को एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं, उनका टेम्परेचर आप पायरोमीटर से जनरेट करोगे।
जनरली ग्रेटर देन 2000 केल्विन का जो टेम्परेचर है वो पायरोमीटर से आप मेज़र करते हैं, ठीक है ना, विदाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये स्टीफन्स के लॉ पे डिपेंड होते हैं। तो पायरोमीटर जो है वो स्टीफन लॉ पे बेस्ड होते हैं। अब स्टीफन लॉ क्या कहलाता है? स्टीफन लॉ होता है E इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁴। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतनी ज़्यादा, मतलब उसमें वो जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड बाय द यूनिट एरिया ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कोई ब्लैक कलर की बॉडी है, सिंपल सी बात है, जो जितना अच्छा ऑब्जर्वर होता है, जितना ज़्यादा हीट को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा उतना ज़्यादा वो एनर्जी को रेडिएट भी करेगा। जैसे एक ब्लैक कलर की बॉल है, वो बहुत गर्म हो गई है, उसको अंधेरे कमरे में आप रख दोगे तो वो उतनी ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट भी करेगा। E इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁴। गुड एब्जॉर्वर आर गुड एमीटर एंड पुअर एब्जॉर्वर आर पुअर एमीटर। यही तो रीज़न है कि रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं और रात को बहुत ठंडे हो जाते हैं। रेगिस्तान में रात का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेत है। रेत एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी एनर्जी को रेडिएट भी कर देते हैं, और यही रीज़न है कि रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। द बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेस्ट कंडक्टर आपको पता है सिल्वर होता है, और पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन लेड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इफ़ अ हीटर कॉइल इज कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, हमारे पास एक हीटर है, उसकी एक कॉइल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और केवल एक ही पार्ट हीटर का यूज़ हम कर रहे हैं। द हीट जनरेटेड विल बी, तो हीट कैसी जनरेट होगी? डबल होगी, 4 टाइम होगी, 1/4 हो जाएगी या हाफ हो जाएगी? तो मैक्सिमम बच्चा आंसर करेगा हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमने कॉइल को हाफ कर दिया, लेकिन नहीं, डबल हो जाएगी। हीट जनरेशन कैसी हो जाएगी? डबल। अब ये कैसे हुआ, आइए हम इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी कि हमें पता है कि रजिस्टेंस जो होता है वो वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ ज़्यादा तो रजिस्टेंस ज़्यादा, है कि नहीं? अब आपने क्या किया है, लेंथ को आधा कर दिया है। लेंथ को आधा कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। लेंथ आधी की है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट क्या होता है? जितना आप वोल्टेज दे रहे हो, जितनी उसमें करंट फ्लो हो रही है, और वहाँ पर मतलब कितने समय के लिए आप ये सारा कारनामा कर रहे हो। तो VIT जो है वो आपकी हीट है। V तो ठीक है, I मतलब V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा दो तो V² T/R मिलेगा। अब R को तो आपने आधा कर दिया है तो ये आधा वाला ऊपर चला जाएगा, तो डबल हो जाएगी हीट जनरेशन। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इन अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज़ फास्टर बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रेशर कुकर पे खाना बनाना आसान होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। रीज़न क्या है? तो देखो, जब प्रेशर कुकर में आपने क्या किया, खाना पकाने के लिए पानी वगैरह डाला, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, अंदर प्रेशर क्रिएट होता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे? इंक्रीज़ हुआ। मान लेते हैं कि नॉर्मली पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, लेकिन वहीं प्रेशर जब ज़्यादा पड़ता है तो पानी हो सकता है 120 130 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा ना पानी को बॉईल होने के लिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर पानी को बॉईल होने के लिए चाहिए होगा उतना जल्दी खाना पकेगा। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको जो हिल स्टेशंस होते हैं, ऊंचाई पे खाना देरी से पकता है, क्योंकि ऊंचाई पे प्रेशर कम होता है, और ऊंचाई पे जब प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है, लेकिन ऊंचाई पे हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबल जाता हो। तो पानी को उबलने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, और पानी को उबलने के लिए जब कम टेम्परेचर चाहिए तो खाना पकेगा नहीं, और पानी पहले ही उबल कर इवोपरेट होकर उड़ जाएगा। यही रीज़न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव आर कॉल्ड वेव ऑफ हीट एनर्जी। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको कवर कराया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको मैंने IR वेव्स मतलब इंफ्रारेड वेव्स के बारे में बताया है, और इंफ्रारेड वेव्स ही एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल होती हैं और यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंफ्रारेड वेव के कारण ही जनरेट हो पाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड एज। अब देखो सन की रोशनी अर्थ पर आती है, कुछ हिस्सा हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ हिस्सा हमारा अर्थ का सरफेस एब्जॉर्व करता है, बाकी सारी जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वापस स्पेस में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विजिबल रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही हैं अर्थ से उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अल्बेडो कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्स, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप लिक्विड का तो क्या होगा, आपको पता है लिक्विड का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो वो गैस फॉर्म में बढ़ेगा, और गैस फॉर्म में क्या होता है, डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी कम होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये सारी चीज़ें अभी हमने बताई, क्योंकि जब आप लिक्विड को गर्म करोगे तो पार्टिकल दूर दूर भागना शुरू होंगे और गैस में कन्वर्ट होंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। When water is heated from 0 degree to 10 degree, its volume will। अब पानी को आप 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, तो बर्फ क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, होगी कि नहीं। तो पहले 0 से 4 डिग्री तक डिक्रीज होगा और उसके बाद 4 से लेकर 10 डिग्री तक इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ चुकी हूँ मैं पानी की पूरी कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, तो हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, जूल्स होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एन आयरन बॉल इज हीटेड द परसेंटेज इंक्रीज विल बी लार्जेस्ट इन। अब एक आयरन की बॉल है, आप उसको गर्म कर रहे हो, तो किसी सॉलिड को जब आप गर्म करते हो तो उसकी लेंथ भी बढ़ती है, उसका एरिया भी बढ़ता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, राइट। तो पूछा है कि कौन सा परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड देखें तो किसी सॉलिड को जब आप गर्म करते हो तो उसके लेंथ में, उसके एरिया में और उसके वॉल्यूम में एक्सपांशन होता है, और इसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के रेशियो में बताएंगे। अल्फ़ा मतलब लीनियर एक्सपांशन है, बीटा मतलब इसके एरिया में एक्सपांशन है, और गामा मतलब इसके वॉल्यूम में एक्सपांशन है, जो कि 1:2:3 के रेशियो में है। तो परसेंटेज के हिसाब से गामा मतलब वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा एक्सपांशन होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज हीट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं, इसको हम कंडक्शन मेथड बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं, जो कि सॉलिड में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। इनमें से स्मॉलेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री रियमर। तो आप अगर उस टेबल को जो सबसे पहले चार्ट दिखाया था उसको ध्यान से देख पा रहे होगे तो आप समझ पाओगे और आंसर कर लोगे। तो सही आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, सही रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच। ये पूरा साइंस का सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। टेक केयर एंड बाय बाय।